गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं के रसायन शास्त्र के अंतर्गत 14वें समूह के तत्व, जिसको पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, ये अध्ययन करेंगे। 14वें समूह के तत्व। जैसे कि आपको मालूम है, 14वें समूह में जो तत्व आते हैं उसमें कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है और पीबी है। इसके पहले के अध्याय में हम इनके रासायनिक गुणों की विवेचना कर रहे थे। उनमें से हम हैलाइड पर पहुंचे हुए थे। हैलाइड्स, इसमें आपको यह बताया गया है कि कार्बन के जो हैलाइड्स होते हैं, कार्बन के टेट्रा हैलाइड्स होते हैं। कार्बन के टेट्रा हैलाइड्स में जो CCl4 है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये अपघटित नहीं होते। ये अपघटित नहीं होते। लेकिन समूह के शेष तत्व जल द्वारा अपघटित हो जाता है। जल द्वारा अपघटित हो जाता है। इसको समीकरण के रूप में देखते हैं। समीकरण इस प्रकार बनेगा। शेष हैलाइड में हम कार्बन सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड को ले रहे हैं। ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, ये कार्बन का हैलाइड है, टेट्रा हैलाइड है। हम ये अपघटित नहीं होता है। बाकी इस वर्ग के अन्य जो हैलाइड्स हैं, यानी सिलिकॉन के हैलाइड्स हैं, जर्मेनियम के हैलाइड्स हैं और टीन के हैलाइड्स हैं, पीबी यानी लेड के हैलाइड हैं, वो अपघटित हो जाते हैं। किसके द्वारा? जल के द्वारा। तो ये हम समीकरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। हम सिलिकॉन के टेट्रा हैलाइड को जल के द्वारा अपघटन कराते हैं। तो ये किस प्रकार इनका अपघटन होता है उसको देख लेते हैं। SiCl Cl Cl और ये Cl, इसमें प्लस H2O को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ऐसे। इसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। ये क्रिया दो पदों में पूरी होती है। पहले पद में इट इज इक्वल टू, अब इसमें एक क्लोरीन परमाणु का विस्थापन जो है OH समूह द्वारा हो जाएगा। विस्थापन इस प्रकार से होगा। ये इसका दूसरा पद है। SiCl Cl और ये Cl, 3 Cl और एक इसमें ये OH इसमें जुड़ गया प्लस HCl, ये यानी OH समूह द्वारा एक क्लोरीन परमाणु का विस्थापन होता है। इसी प्रकार से सिलिकॉन के चारों क्लोरीन परमाणु का विस्थापन 4 OH समूह द्वारा हो जाता है। इसको समीकरण के रूप में देखते हैं। और इसी प्रकार एक एक करके
सभी क्लोरीन परमाणु का विस्थापन OH द्वारा हो जाता है। संपूर्ण समीकरण इस प्रकार बनेगा। समीकरण को संपूर्ण रूप से देख लेते हैं। समीकरण इस प्रकार से बनेगा। तो हम समीकरण को देख रहे थे। ये इसी प्रकार सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड जो है वो जल के एक अणु के द्वारा विस्थापन हो जाता है। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि इसी प्रकार एक एक करके सिलिकॉन के चारों क्लोरीन परमाणु का विस्थापन OH समूह द्वारा हो जाता है। समीकरण के रूप में इसको हम देखना चाहें तो इस प्रकार देखेंगे SiCl4 प्लस, इसमें हम इसको 4HOH भी लिख सकते हैं। इसको अपन 4H2O लिखते हैं। इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं। पानी के अणु को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। पानी के 4 अणु हैं। ये पानी के 4 अणु को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। माने इसमें 2 हाइड्रोजन इसमें भी, 2 हाइड्रोजन इसमें भी है और 1 ऑक्सीजन। तो इसके 4 अणु को हमने लिया है। 4 अणु लेने के पश्चात में समीकरण किस प्रकार से बनेगा देखिए आप। इट इज इक्वल टू, ये जल का जो OH समूह है यहाँ के चारों क्लोरीन परमाणु को हटा देगा। हटाने के पश्चात में ये समीकरण जो है वो इस प्रकार से बनेगा H2SiO3 H2O। इसको इस प्रकार लिखा जाता है। ये वास्तव में ये इस प्रकार है, ये SiOH होल्ड ट्वाइस, ये ऐसा है ये। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देख लीजिए 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हो गए, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इधर कितना है 3 और 1 4, ये 4 है। ये सिलिकॉन 1 मतलब उसमें उतने ही परमाणु होंगे, लेकिन लिखा इसको इस प्रकार जाता है। इसका नाम हो गया है हाइड्रेट सिलिसिलिक अम्ल प्लस 4HCl। एक हाइड्रोजन परमाणु बचेगा। ये हाइड्रोजन परमाणु वो 4 क्लोरीन परमाणु से क्रिया करके 4HCl अलग से निकालेगा। ये है हाइड्रेट सिलिसिलिक अम्ल। हाइड्रेट सिलिसिलिक अम्ल। ये इस प्रकार से सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड का विस्थापन जल के एक अणु के द्वारा होता है। संपूर्ण पद इस प्रकार है। ये संपूर्ण समीकरण को देखें तो इस प्रकार इसका OH समूह के द्वारा, यानी पानी के OH समूह के द्वारा सिलिकॉन के चारों हाइड्रोजन परमाणु का एक एक करके विस्थापन होता है और ये इस प्रकार से समीकरण के रूप में बनते हैं। इसको बोलते हैं हाइड्रेट सिलिसिलिक अम्ल। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये सूत्र वास्तव में इस प्रकार है, ये CiOH होल्ड ट्वाइस इस प्रकार है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं कार्बन पर। कार्बन का विस्तार से अध्ययन करते हैं हम। कार्बन। अब 14वें समूह के जो पहला तत्व है जिसको हेड ऑफ द फैमिली कहा जाता है उसके बारे में विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। इसका संकेत है, कार्बन का संकेत C। इसका परमाणु भार 12, परमाणु भार 12, परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1
1s 1s2 2s2 2p2। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 और 4। संयोजकता है इसकी 4। ये इसकी कंप्लीट जानकारी हो गई। और इसके समस्थानिक हैं, कार्बन के समस्थानिक भी हैं। कार्बन के समस्थानिक हैं C12 C12 C13 एवं C14। इनके 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, C12 C13 C14। और ये द्वितीय आवर्त के तत्व हैं। ये द्वितीय आवर्त के तत्व हैं। ये इसके संपूर्ण जानकारी हो गई। जैसे कि आवर्त सारणी को 7 आवर्तों में बांटा गया है, तो ये द्वितीय आवर्त का तत्व है। ये 14वें समूह का द्वितीय आवर्त का तत्व है। ये कार्बन के संबंध में विस्तृत जानकारी। संकेत C, परमाणु भार 12, परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p2। इनके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये इसका अंतिम कोश है। इसको अपन 2 4 भी लिख सकते हैं। इनकी संयोजकता 4 है और इनके समस्थानिक हैं C12 C13 C14 और ये द्वितीय आवर्त के तत्व हैं। ये कंप्लीट जानकारी है इसकी आवर्त सारणी के अनुसार। इसके बाद में इसकी और दूसरी जानकारी लेते हैं। दूसरी जानकारी के अंतर्गत ये है कि ये 14वें समूह के P ब्लॉक में आता है ये। और ये जितने भी पदार्थ जितने भी तत्व हैं, हाइड्रोजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में या पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है वो कार्बन। हाइड्रोजन के बाद यानी ये द्वितीय वो तत्व है। हाइड्रोजन पहला तत्व है जो इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं अत्यधिक मात्रा में। और उसके बाद दूसरा स्थान जो है कार्बन, इसकी अत्यधिक मात्रा पाई जाती है अन्य तत्वों के अपेक्षाकृत। और इसके जो शुद्ध रूप हैं ये प्रकृति में 2 अवस्थाओं में मिलते हैं, मुक्त अवस्था में और दूसरा है संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था में प्रकृति में जो कार्बन के अत्यंत शुद्ध रूप हैं, कार्बन के अत्यंत शुद्ध रूप, इसको पूछा जाता है परीक्षा में तो उसको याद रखना है। कार्बन के शुद्ध रूप है हीरा एवं ग्रेफाइट। हीरा एवं ग्रेफाइट ये कार्बन का क्रिस्टली रूप है। इसकी डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी। उसके अंतर्गत अब इनके जो अशुद्ध रूप हैं वो हैं चारकोल, कोक कार्बन। ये शुद्ध रूप लिख सकते हैं आप इसको। और ये अशुद्ध रूप हैं चारकोल। चारकोल के बाद में कोक कार्बन। कोक माने होता है कोयला, कोक कार्बन। ये प्रकृति में हमको इस रूप में मिलते हैं। कार्बन प्रकृति में शुद्ध रूप में हीरा और ग्रेफाइट के रूप में प्राप्त होता है और अशुद्ध रूप में चारकोल और गैस कार्बन के कोक कार्बन के रूप में हमको प्राप्त होता है। इसके पश्चात में संयुक्त अवस्था में जो कार्बन है, संयुक्त अवस्था में कार्बन कुछ खनिजों के रूप में कार्बोनेटों के रूप में और प्राकृतिक गैस
प्राकृतिक गैस संयुक्त अवस्था में ये प्राकृतिक गैस और हाइड्रोकार्बन के रूप में पाए जाते हैं, और हाइड्रोकार्बन के रूप में पाए जाते हैं। ये इसकी उपस्थिति हो गई कार्बन की, यानी कार्बन के जो रूप हैं वो प्रकृति में शुद्ध रूप में हीरा और ग्रेफाइट के रूप में, असिद्ध रूप में चारकोल और कोक कार्बन के रूप में, संयुक्त अवस्था में कुछ खनिजों के रूप में प्राप्त होता है, कुछ कार्बोनेटों के रूप में प्राप्त होता है, कुछ प्राकृतिक गैस के रूप में और हाइड्रोकार्बन के रूप में कार्बन पाए जाते हैं। इसके पश्चात में हम पढ़ते हैं ये कार्बन के जो यौगिक हैं वो दो प्रकार से मिलते हैं। कार्बन के यौगिक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कार्बन के यौगिक पहला कार्बनिक यौगिक, और दूसरा है अकार्बनिक यौगिक। ये कार्बन के यौगिक दो रूप में पाए जाते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ये हो गया कार्बन के संबंध में सामान्य परिचय। ये सभी परिचय आपको याद भी होना चाहिए, मालूम भी होना चाहिए। अब उसके बाद में आते हैं हम अगले क्रम में बढ़ते हैं, अपरूपता, एलोट्रोपी। ये क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। ये शब्द बार बार आया है। अपरूपता किसे कहते हैं उसको देख लेते हैं। अपरूपता परिभाषा देख लेते हैं सबसे पहले। अपरूपता किसे कहते हैं? जब एक ही तत्व प्रकृति में एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। जब एक ही तत्व प्रकृति में एक से अधिक रूपों में पाया जाता है जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं परंतु उनके रासायनिक गुण समान होते हैं, पदार्थ के इस गुण को अपरूपता कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए। परिभाषा ये बताना है, जब एक ही तत्व प्रकृति में एक से अनेक रूपों में पाया जाता है जिनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं परंतु उनके रासायनिक गुण समान होते हैं, पदार्थ के इस गुण को अपरूपता कहते हैं। कार्बन के दो अपर रूप हैं, इसको अपन इस प्रकार देख लेते हैं, एक क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। समस्त इनके अपर रूपता को पूरे चार्ट के रूप में देखते हैं अपन। कार्बन के अपर रूप इसको सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है। पहला को बोलते हैं क्रिस्टलीय
और इसका दूसरा भाग है वो है अक्रिस्टली। उसके पश्चात में क्रिस्टली के फिर से दो भाग होते हैं, इसके फिर दो भाग हैं। एक है हीरा जिसको डायमंड कहते हैं, और दूसरा है ग्रेफाइट। ये अक्रिस्टली रूप के तीन भाग होते हैं। ये तीन भाग कौन कौन से है उसको देख लेते हैं। चारकोल, चारकोल, काजल और तीसरा प्रकार है खनिज कोयला। खनिज कोयला ये। इसके पश्चात में हम चारकोल के फिर से भाग देखते हैं। चारकोल के तीन भाग होते हैं। चारकोल के तीन भाग में पहला है कास्ट चारकोल, कास्ट चारकोल, दूसरा है जंतु चारकोल, तीसरा प्रकार है शर्करा चारकोल। ये उसके बाद में खनिज कोयला के, इसके भी दो भाग हैं। खनिज कोयला के दो भाग हैं, एक कोक और गैस कार्बन। एक कोक और गैस कार्बन। इसके पश्चात में जंतु चारकोल के भी दो भाग हैं। अस्थि चारकोल और रक्त चारकोल। रक्त चारकोल इतने कार्बन के अपर रूप हैं। मुख्यतः कार्बन के दो अपर रूप हैं, क्रिस्टली रूप और अक्रिस्टली रूप। क्रिस्टली रूप में हीरा और ग्रेफाइट हैं जो कि कार्बन का अत्यंत शुद्ध रूप है, और इसका दूसरा जो रूप है वो अक्रिस्टली रूप है जिसके तीन भाग हैं, चारकोल, काजल और खनिज कोयला। चारकोल के पुनः तीन भाग हैं, कास्ट चारकोल या लकड़ी का चारकोल, जंतु चारकोल और शर्करा चारकोल। इसको नारियल का चारकोल भी कहा जाता है। शर्करा चारकोल को नारियल का चारकोल भी कहा जाता है। जंतु चारकोल पुनः दो भागों में बांटा गया है, अस्थि चारकोल और रक्त चारकोल। उसी प्रकार खनिज कोयला जो अक्रिस्टली रूप है उसको दो भागों में बांटा गया है, कोक और गैस कार्बन। तो ये है कार्बन के अपर रूप। विस्तार से इनको एक चार्ट के रूप में हम याद कर सकते हैं। वैसे मुख्य रूप से कार्बन के तीन अपर रूप माने जाते हैं। कार्बन के तीन अपर रूप माने जाते हैं। वैसे आपको बता रहे थे कार्बन के जो मुख्य अपर रूप हैं वो तीन ही माने जाते हैं।
कार्बन के मुख्य अपर रूप तीन माने गए हैं। पहला हीरा, ग्रेफाइट, दूसरा और तीसरा है फुलेरीन। तीन मुख्यतः माने गए हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन, ये तीन मुख्यतः माने गए हैं। ये हो गया कार्बन के अपर रूप विस्तार से। अब हम आते हैं कार्बन के क्रिस्टली रूप हीरा के बारे में अध्ययन करते हैं विस्तार से, जिसको डायमंड भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बहुमूल्य वस्तु में गिने जाता है ये। इसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि कार्बन का जो क्रिस्टली रूप है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है हीरा। हीरा की प्राप्ति कैसे हुई इसके बारे में विस्तार से हम जानते हैं, जिसको डायमंड भी कहा जाता है, हीरा। कुछ वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। वैज्ञानिकों का मत ये है डायमंड बनता कैसे है। ये पहले तो ये हम जान लेते हैं कि ये हीरा कहाँ पाया जाता है। हीरा जो है सबसे अधिक दक्षिण अफ्रीका में, पूरे दुनिया में जितने हीरे पाए जाते हैं उसका 95% भाग दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका, पूरे विश्व का जितने भी हीरा पाए जाते हैं उसके 95% भाग जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। उसके पश्चात में यहाँ पर हीरे कहाँ मिलते हैं उसको देख लेते हैं अपन। ये दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, भारत और अमेरिका में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में, ब्राजील में और अमेरिका में पाए जाते हैं। भारत में ये दक्षिण भारत में पाया जाता है। दक्षिण भारत के गोलकुंडा नामक स्थान में इसका खदान पाया जाता है और दुनिया के सबसे विश्व प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को यहीं से प्राप्त किया गया है। कोहिनूर, कोहिनूर ये भारत के खदानों से ही प्राप्त किया गया है। ये विश्व प्रसिद्ध हीरा है ये कोहिनूर हीरा, जिसको दक्षिण भारत के गोलकुंडा के खदान से प्राप्त किया गया है। ये दुनिया का सबसे बहुमूल्य हीरा है जो भारत से प्राप्त किया गया है, जिसका नाम है कोहिनूर। अब हीरे को नापते कैसे हैं? ये हीरे को कैरेट के द्वारा नापा जाता है। कैरेट, हीरे को कैरेट के द्वारा नापते हैं, या इसकी इकाई है ये। और इसमें 1 कैरेट बराबर होता है, 1 कैरेट बराबर होता है 0.2053 ग्राम, या इसी को बराबर ग्रेन में नापना है तो ग्रेन में भी नाप सकते हैं। ये होता है बराबर 3.17 ग्रेन, GRAIN, ग्रेन। और 1 ग्रेन बराबर होता है 1 ग्रेन, यानी ग्रेन को आप इस प्रकार बोल सकते हो, कैरेट के 10वां भाग को 1 ग्रेन कहते हैं।
कैरेट के 10वां भाग को एक ग्रेन कहते हैं, GRAIN कहते हैं। ये इस प्रकार हीरे को तौला जाता है, नापा जाता है। यानी हीरे को कैरेट से नापते हैं। 1 कैरेट बराबर 0.253 ग्राम। यदि ग्रेन में नापना है तो ये ग्रेन हो जाएगा इतना 3.17 ग्रेन होगा, और कैरेट के 10वां भाग को 1 ग्रेन कहा जाता है। ये इस प्रकार इसमें नापते हैं ये। अब आते हैं हम कृत्रिम हीरा कैसे बनाया जाता है। कृत्रिम हीरों का बनना। कृत्रिम हीरा का बनना। थोड़ा इतिहास जान लेते हैं हम। कृत्रिम हीरा बनाते समय किस प्रकार वैज्ञानिकों ने इसके खोज किया। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि द्रवित कार्बन को अधिक दबाव डालने पर, द्रव कार्बन या द्रवित कार्बन पर अधिक दबाव डालते हैं तो उनके क्रिस्टल बनते हैं, उन क्रिस्टलों को हीरा कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मत यह है कि द्रवित कार्बन में लोहा मिलाया जाता है, शुद्ध लोहा मिलाते हैं तो उसके बाद जो क्रिस्टल्स मिलते हैं वो कहलाता है हीरा। लेकिन 1893 में, सन 1893 में मोएसा नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम हीरे को बनाया। इसके अनुसार हीरा कैसे बनता है, सर्वप्रथम इसी ने हीरा बनाया। किस प्रकार बनाया उसको देख लेते हैं। हीरे बनाने की विधि इन्होंने बताया था। उन्होंने जो पदार्थ लिया था वो पदार्थ कौन कौन से थे। सर्वप्रथम इन्होंने शुद्ध लोहा लिया। मोएसा ने जब कृत्रिम हीरा बनाया तो सर्वप्रथम शुद्ध लोहा लिया। लोहा लेने के बाद इसमें शक्कर लिया। शक्कर लेने के पश्चात में लोहा, शक्कर और कोयले के मिश्रण को, और कोयले के मिश्रण, ये 3 पदार्थ उन्होंने लिया। शुद्ध लोहा, शक्कर और कोयले के मिश्रण लिया। इनके मिश्रण को एक ग्रेफाइट के प्याली में विद्युत चाप के द्वारा 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया। 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक ग्रेफाइट के प्याली में लिया तीनों पदार्थ को। इसको ठीक से समझ लें। शुद्ध लोहा, शक्कर और कोयले के मिश्रण को इन्होंने एक ग्रेफाइट के प्याली में लिया और विद्युत चाप के द्वारा 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनको गर्म किया। गर्म करने के पश्चात में इसको चारकोल को, ये पिघले हुए चारकोल को लोहा में पिघला दिया। इसके पश्चात में इसमें चारकोल जो है, जो इसमें रहता है, चारकोल और लोहा दोनों इसमें विलय हो गए। चारकोल एवं लोहा विलय हो गए। ये विलय होने के पश्चात में ये विलय हो गया। अब ये कहां पर हुआ है, ग्रेफाइट के प्याली में। अब इस ग्रेफाइट के प्याली को उन्होंने लेड यानी शीशे में डाला। इसको ग्रेफाइट के प्याली को उन्होंने किस में डाला, शीशे में, माने लेड में इसमें विलय किया। विलय करने के पश्चात में उसको थोड़ा ठंडा किया। ठंडा करने के पश्चात में ये सभी पदार्थ जो है वो ठोस हो गया, और ठोस होने के कारण ये बड़ा हो गया। जैसे ही बड़ा होने लगा तो अंदर का जो दाब है वो बढ़ने लगा, और अंदर का दाब बढ़ने के वजह से इनके जो क्रिस्टल हैं वो छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होने लगे, और चारकोल अलग हो गया। इसमें जो उपस्थित अशुद्धि की मात्रा है वो अलग हो गया। और अलग होने के पश्चात में ये जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, जिसको लोहे के क्रिस्टल्स कह सकते हो आप, इसको H
HCl द्वारा अलग कर लिया गया। उसके पश्चात में HCl के द्वारा इसको अलग कर लिया गया तो प्याली में छोटे छोटे चमकते हुए क्रिस्टल दिखाई दिया, वो कहलाता है कृत्रिम हीरा। इससे मोएसा नामक वैज्ञानिक ने इसको इस प्रकार बनाया। ये है हीरे की बनावट के संबंध में, कैसे बनाया उसको। उसके पश्चात में अब हीरे के जो महत्वपूर्ण गुण हैं उसको देख लेते हैं, कौन कौन से गुण हैं उसको देख लेते हैं। और उसके बाद में मोएसा ने जो कृत्रिम हीरा बनाया, उस कृत्रिम हीरे को सभी वैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध कर दिया और उसको पारित भी कर दिया। शुद्ध हीरा ऐसे ही बनाया जाने लगा। तो आपको ये याद रखना है कि शुद्ध हीरा बनाते समय किन किन अवस्थाओं से कैसे कैसे गुजरना है, क्योंकि शुद्ध हीरा या कृत्रिम हीरा कैसे बनाते हैं इसको एक बार पुनः हम दोहरा देते हैं। पहली बात यह है कि कृत्रिम हीरा बनाने के लिए शुद्ध लोहा लिया, शक्कर लिया और कोयले के मिश्रण को लिया और इसको एक ग्रेफाइट के प्याली में विद्युत चाप द्वारा 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म किया। जैसे गर्म करने के पश्चात में इसमें चाल कोर और लोहा में ये दोनों विलय हो गए। विलय होने के पश्चात में इस प्याली को, ग्रेफाइट की प्याली है, इस ग्रेफाइट को प्याली को उन्होंने शीशा या लेड में डाला और इसके पश्चात में उसको ठंडा किया। जैसे ही ठंडा करने लगे तो ये पदार्थ थोड़ा बढ़ने लगा। बढ़ने की वजह से इसके अंदर जो द्रव अवस्था में जो पदार्थ है, वो द्रव अवस्था में जो पदार्थ है उनके कारण दबाव बढ़ता है। दबाव बढ़ने की वजह से उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स प्राप्त होने लगे और शेष पदार्थ उस प्याली से बाहर होने लगा। अब इस प्याली को उन्होंने किस में डाला? HCl में डाला। HCl द्वारा अलग किया गया। तो HCl द्वारा अलग करने के पश्चात में शुद्ध हीरे के क्रिस्टल्स हमको पारदर्शक रूप में प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार हम कृत्रिम हीरे को मोएसा नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 1893 में बताया। अब आते हैं हीरे के कुछ सामान्य गुण। हीरे के गुण कौन कौन से गुण हो सकते हैं हीरे के, वो देखिए। पहले सबसे पहला गुण यह है हीरे का कि शुद्ध हीरा रंगहीन, पारदर्शक और अत्यंत कठोर होता है। शुद्ध हीरा रंगहीन, पारदर्शक और अत्यंत कठोर होता है और इसके द्वारा शीशे को काटा जा सकता है। इसके द्वारा शीशे को काटा जा सकता है। इसका आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो 3 आपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है आपेक्षिक घनत्व इसका, और इसका अपवर्तनांक होता है 2.45। 2.45 ये अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक 2.45 होता है। और शुद्ध हीरा जो होता है वो अक्रियाशील होता है, किसी भी प्रकार के अम्ल और क्षारों से क्रिया नहीं करता, लेकिन ये सांद्र H2SO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में क्रिया कराने पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया कराने पर ये कार्बन के ऑक्साइड हमको प्राप्त होते हैं। शुद्ध जो हीरा होता है इसके द्वारा X किरणें पार हो जाती हैं और कांच के द्वारा X किरणें पार नहीं होती है। पदार्थ के यानी हीरे के इसी गुण के द्वारा कांच और हीरा में पहचान की जाती है। शुद्ध हीरा होता है उसमें से X पार हो जाती है, कांच में पार नहीं होती है। इसी गुण के कारण कांच और हीरे में इसकी पहचान की जाती है। उसके पश्चात में ये इनको जब उच्च ताप पर फ्लोरीन के साथ में जलाते हैं तो ये फ्लोरीन टेट्राफ्लोराइड बनाते हैं। वास्तविक में हीरा में मुख्य रूप से कार्बन ही होता है, इसको फ्लोरीन के साथ में जलाते हैं। कार्बन और ये 4F 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको यदि गर्म करते हैं तो ये होता है C4F, कार्बन टेट्राफ्लोराइड के रूप में हमको प्राप्त होता है। ये इसका तापमान जो रहता है 700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये हो गए इनके हीरे के गुण। आइए इसका उपयोग देख लेते हैं थोड़ा सा, कौन कौन से इसके उपयोग हैं उसको भी देख लेते हैं। उपयोग, कांच और हीरे में पहचान इसी के द्वारा होती है, उसको आपको याद रखना है। सबसे पहला ये है, ये बहुमूल्य जवाहरात के रूप में मिलता है। इसके द्वारा कांच को काटा जा सकता है, चट्टानों में छेद करने काम आता है और नगों पर पॉलिश करने काम आता है। इसके मुख्यतः हीरों का 4 उपयोग है। पहला उपयोग इसका यह है कि अत्यंत कठोर होने के कारण ये इसमें हम शीशे को काट सकते हैं और चट्टानों में छेद कर सकते हैं
बहुमूल्य जवाहरात बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं, और उसके पश्चात में नगों पर पॉलिश करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए आज के इसके महत्वपूर्ण गुण। हमने आज के अध्याय में 14वें समूह के तत्व, जिसको पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, उसके अंतर्गत हमने कार्बन के विषय में आज अध्ययन किया। कार्बन के विषय में हमने सामान्य परिचय जाना, कार्बन के बारे में, अपरूपता के बारे में जाना, कार्बन के अपर रूप कितने होते हैं उसके बारे में जाना, और हीरा, कृत्रिम हीरा कैसे बनाया जाता है, कृत्रिम हीरे के क्या गुण होते हैं, क्या उपयोग होते हैं, आज इसके बारे में हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।